हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 5 लेके आया हूं कि इसका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का ध्यान दीजिए। वैसे तो ये शेड्यूल जो है वो एक दिन पहले का था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं उस समय ये वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज जो है आगे का प्रोसेस जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे प्राइवेट बैंक के बारे में। इससे पहले क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वो पूरी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद हम प्राइवेट बैंक के ऊपर आएंगे। इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंक का शेड्यूल कैसा है, कितने प्राइवेट बैंक है, और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो किस तरह के प्राइवेट बैंक इस समय काम कर रहे हैं और न्यू प्राइवेट बैंक कौन से हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक का लाइसेंस लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने बैंकिंग स्ट्रक्चर, ठीक, बैंकिंग स्ट्रक्चर यानी कि बैंक कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने इससे पहले जो है वो मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक आप लोगों को करवाए थे, आपको याद हो तो। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इस समय इंडिया के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें से एक SBI है, ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक, ठीक, और दूसरे नंबर का बैंक आता है PNB, और तीसरे नंबर का बैंक जो है वो आता है कौन सा आपका, जैसा मैंने आपको बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में जानना है तो एक वीडियो इससे पहले मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो डाला था, जिसके जब मर्ज हुए थे सारे बैंक, ठीक है, जो 10 बैंक थे उनको मर्ज करके 6 बनाया गया था, तो उसका एक वीडियो डाला था। उसका ऊपर आई बटन जो दिया गया, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो पे डायरेक्ट जो है चले जाओगे, और वो वीडियो आप लोग देखिए क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है और सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाई है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा था कि पहला बैंक कौन सा है, ठीक है, SBI के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, ओल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से थे, ठीक है, थोड़ा सा RBI के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, RBI का फाउंडेशन कब हुआ था। उसके बाद मैंने नेशनलाइजेशन बैंकों के बारे में, जो कि मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में बताया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ था, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राइवेट बैंक के बारे में। ठीक, इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंकों का चलन कब से शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले कब शुरू हुआ था। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्राइवेट बैंक है, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली कितने बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, यानी कि न्यू प्राइवेट बैंक जो है वो कितने हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गाइडलाइन, यानी कि गाइडलाइन का मतलब कि जब भी आप प्राइवेट बैंक का कोई लाइसेंस लेते हो तो गाइडलाइन क्या है, या फिर RBI की कौन सी गाइडलाइन है जिनको हमें पूरा करना होता है, उसके बिना हमें जो है लाइसेंस नहीं मिलता। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहली स्लाइड के अंदर, देखते हैं क्या है प्राइवेट बैंक। एक्चुअल में प्राइवेट बैंक है क्या चीज़, ठीक है, तो यहाँ आपके सामने दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक रेफर टू दोज बैंक वेयर मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड्स। यानी कि अगर हम बात करें कि प्राइवेट बैंक वो हैं जिनके अंदर मोस्टली हिस्सा जो है, यानी कि शेयर जो है, ठीक है, वो किसके हाथ में रहते हैं, तो वो रहते हैं किसके, प्राइवेट हैंड के हाथ में रहते हैं, लोगों के हाथ में रहते हैं। इतनी बात समझ में आई। इन इंडिया देर आर 2 टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, 2 टाइप के प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन हमें इनमें कौन कौन सा है वो जानने की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक तो कौन से हैं, जो यानी कि इंडिया एग्जिस्टिंग इंडिया एट द टाइम ऑफ द नेशनलाइजेशन, यानी कि जब नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 के अंदर और 1980 के अंदर, उसी समय अगर जो बैंक यानी कि इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, जिनको बाद में प्राइवेट बना दिया गया, तो वो बैंक प्राइवेट ओल्ड प्राइवेट बैंक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे अपने ऑफ द मेजर बैंक बट वेर नॉट नेशनलाइजेशन, यानी कि उनको नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था उनके स्मॉल साइज की वजह से। आफ्टर द बैंकिंग रिफॉर्म, यानी कि सन 1991 के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म आया था,
कब आया था? 1991 के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म आया था। उसके बाद जिन बैंकों को यानी कि लाइसेंस देकर कंटिन्यू रखा गया है, उन बैंकों को अगर हम बात करें तो न्यू प्राइवेट बैंक बोलते हैं। कौन से बैंक बोलते हैं? न्यू प्राइवेट बैंक कहा जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मज़ा आएगा क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है, एक एक चीज़ समझना, एक एक चीज़ देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो स्लाइड के अंदर नहीं लिखी होगी, मैं आपको स्लाइड के अंदर वो चीज़ें जो है वो बताऊंगा। जैसा कि ध्यान दीजिए, अपने पास यहाँ पर आया है कि प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। ध्यान दो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपके सामने दिया गया था कि बैंकिंग रिफॉर्म सन 1991 के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म आया था। कौन सी ईयर में आया था? 1991 के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म आया था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक कमेटी बनी थी जिसको हम बोलते हैं नरसिम्हन कमेटी। कौन सी कमेटी? नरसिम्हन कमेटी। ठीक, इस कमेटी ने क्या किया था कि बैंकों को लाइसेंस देने का काम शुरू किया था। क्योंकि कुछ बैंकों की वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए इस नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया क्यों ना हम प्राइवेट बैंकों की स्थापना कर दे जो कम से कम आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार तो काम करें, यानी कि आरबीआई के अंडर में तो काम करें, ताकि क्या हो कि उन बैंकों पर कोई भी तरीके की आपदा जो है वो ना आए, या फिर उनके अंदर पूंजी कम होगी तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी जो है वो भी डूबेगी, या कोई बैंक बंद हो गया, कोई लोग भाग गए तो भी उनमें नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है, नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया कि हमें प्राइवेट बैंकों की स्थापना कर देनी चाहिए। और इंडिया के अंदर सबसे पहला जो प्राइवेट बैंक ओपन हुआ था उसका नाम था एक्सिस बैंक। कौन सा था? एक्सिस बैंक। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्सिस बैंक की। एक्चुअल में एक्सिस बैंक जो है वो आया था यूटीआई से, और ये यूटीआई जो है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। और ये कुछ बैंकों ने मिलकर, जैसे एलआईसी है, एसबीआई है, इन्होंने मिलकर के थी एक ट्रस्ट बनाया था, और इसी में से क्या है एक बैंक बना दिया जिसका नाम रखा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी सन 1994 के अंदर, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहला जो बैंक को लाइसेंस मिला था प्राइवेट बैंक का, उस बैंक का नाम था एक्सिस बैंक। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, एक्सिस बैंक पहला प्राइवेट बैंक है या फिर पहला क्या है बैंक जिसको लाइसेंस मिला था प्राइवेट बैंक का, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ इसके साथ में यानी कि क्या है, 6 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, यानी कि टोटल 6 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, उसमें से एक्सिस बैंक था। उसके बाद जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी है, ठीक है, ऐसे यानी कि बहुत सारे बैंक जो है वो यानी कि थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो बैंकों को लाइसेंस देने का जो क्रम है वो चलता गया। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सन 2014 के अंदर, 2014 के अंदर 2 नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने की गाइडलाइन शुरू की, और उस गाइडलाइन में कहा गया कि जिन बैंकों को लाइसेंस चाहिए वो क्या है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन उस समय 21 बैंकों ने एप्लीकेशन दी थी। 21 बैंकों में से सिर्फ 2 बैंकों को प्राइवेट बैंक का लाइसेंस दिया गया था, यानी कि बाकी 19 एप्लीकेशन जो है वो क्या कर दी, रद्द कर दी। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। वो 2 प्राइवेट बैंक कौन कौन से थे? एक का नाम है आईडीएफसी बैंक और एक का नाम है बंधन बैंक। ठीक है, अभी सुनते जाना, क्योंकि आईडीएफसी अभी इसका नाम नहीं रहा है, अभी ये चेंज हो गया। ये 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। अब देखते हैं आगे की स्लाइड में, जैसा अपने पास दिया गया है क्या कि टिल नाउ, अभी तक की बात करें तो आरबीआई ने इनवाइटेड एप्लीकेशन एंड लाइसेंस न्यू प्राइवेट बैंक्स इन 1993 के अंदर इनवाइट किया था, 2004 के अंदर इनवाइट किया था, 2014 के अंदर इनवाइट किया था। ठीक है, 2014 के अंदर इनवाइट किया था, तो उस समय जैसे अपने पास दिया गया, लास्ट टाइम इन 2014 आरबीआई ग्रांटेड लाइसेंस टू ओपन प्राइवेट बैंक 2 एप्लीकेशंस, यानी कि इनको 2 को मंजूरी दी थी। कौन कौन सी? आईडीएफसी लिमिटेड और दूसरा क्या है, बंधन माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसा मैंने आपको बताया
कि जो आईडीएफसी बैंक है ना, ठीक है, ये भी क्या है कि इस लाइन में था। तो इन दोनों बैंकों ने जो आरबीआई की गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन को इन्होंने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। आरबीआई की गाइडलाइन क्या होती है कि अगर किसी बैंक को लाइसेंस चाहिए तो उसको कुछ शर्तें होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर वो कंप्लीट करता है तो ही उसे लाइसेंस देता है। ध्यान देना, जब आरबीआई लाइसेंस देता है तो 18 मंथ का यानी कि 18 महीने का टेम्परेरी बेस पे लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, अगर वो सारी गाइडलाइंस कंप्लीट कर देता है, अगर वो बैंक सारी गाइडलाइंस कंप्लीट कर देता है तो 18 महीने बाद उस बैंक को परमानेंट लाइसेंस जो है वो दे दिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारे पास जो बैंकों को लाइसेंस दिए गए थे उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे गाइडलाइन को। जैसा अपने पास लिखा हुआ है कि आरबीआई गिव लाइसेंस टू न्यू प्राइवेट बैंक्स ऑन 2 अप्रैल 2014। पहला था आईडीएफसी। आईडीएफसी की फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, जिसका स्थापना की गई थी क्या, 9 जून 1997। अब आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा है कि इसकी स्थापना पहले होगी तो फिर ये एक तरह से लाइसेंस इतना बाद में क्यों मिला। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी प्राइवेट बैंक का आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो आपको कम से कम 10 साल का, कितने साल का, 10 ईयर का, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, फाइनेंशियल मार्केट का या बैंकिंग सेक्टर का। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है तो ही आपको लाइसेंस मिलता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि कहीं काम किया या नहीं किया, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि जून 24, 2015 को आरबीआई ने इसे ऑफिशियली ग्रांटेड कर दिया। अब देखो, यहाँ पर लाइसेंस दिया था 2 अप्रैल को, लेकिन ये 18 महीने के लिए टेम्परेरी बेस पे मिला था। और इसने क्या किया कि जून के अंदर ये अपनी सारी जो कंप्लीट कर दिया पूरा, है ना, जितनी गाइडलाइन थी। तो इसको 24 जून 2015 को आरबीआई ने लाइसेंस जो है वो यानी परमानेंट लाइसेंस दे दिया। ठीक है, आईडीएफसी बैंक स्टार्टेड ओपनिंग बैंकिंग सर्विस 1 अक्टूबर 2015। अब आप लोगों से पूछा जाए कि आईडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपने ये लिखना है, क्या लिखना है, 1 अक्टूबर 2015 को, क्योंकि एक्चुअल में बैंक तब बना था, ये नहीं लिखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मुंबई में है। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। पहले इसके एमडी व सीईओ का नाम आपको बता देता हूँ। इसके एमडी व सीईओ है मिस्टर, लिख लेना आप लोग, मिस्टर वी वैद्यनाथन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब ध्यान से सुनना, एमडी व सीईओ का नाम मिस्टर क्या है, वी वैद्यनाथन। ठीक है, लेकिन इसके एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, उनका नाम जो है, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए, राजीव लाल। क्या नाम है, राजीव लाल। ठीक है, राजीव लाल आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आईडीएफसी बैंक ने यानी कि जो लाइसेंस दिया था, लाइसेंस देने के बाद क्या हुआ कि एक आपने किसी एक कंपनी का नाम सुना होगा जो फाइनेंस करती है, आईडीएफसी, सॉरी, कैपिटल फर्स्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैपिटल फर्स्ट ने क्या किया था, सन 2018 दिसंबर के अंदर इस बैंक को अपने अंडर में ले लिया और इसका नाम जो है वो बन गया क्या, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या बन गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दिसंबर 2018 के अंदर कैपिटल फर्स्ट ने इस बैंक को अपने अंडर में ले लिया और इसका नाम जो है क्या बन गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज इसका नाम जो है वो क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड बैंक की। जैसा अपने पास दिया गया है बंधन बैंक। ठीक है, तो बंधन बैंक का स्टेब्लिश किया गया था 2001 में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, जैसा अपने पास लिखा हुआ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, लेकिन बाद में क्या है, इसको लाइसेंस दे दिया गया आरबीआई द्वारा। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग यहाँ से देख लीजिए
कि 23 अगस्त 2015 को इसका फाउंडेशन डे बनाया जाता है, क्योंकि इसने बैंकिंग सर्विस शुरुआत कर दी थी। और ये इंडिया का ऐसा पहला बैंक बना था जिसने सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेज के साथ क्या है अपनी ओपनिंग की थी, यानी कि पहला प्राइवेट बैंक जिसने सबसे ज़्यादा एक ही दिन में ब्रांचों के साथ शुरुआत की थी, वो थी 501 ब्रांच ऑलमोस्ट 22 स्टेट के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट ब्रांचेस ऑफ एनी प्राइवेट बैंक ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर हम लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये यही चीज़ें होती है जो एग्जाम के अंदर पूछी, जैसे इसका फाउंडेशन कब हुआ, ठीक है, या पहला ऐसा प्राइवेट बैंक कौन सा था जिसने सबसे ज़्यादा ब्रांचों के साथ अपना क्या है अपनी शुरुआत की थी। ठीक है, तो यही चीज़ें एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछी जाती होती है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम। जैसे अपने पास दिया गया इसका स्लोगन जो है वो क्या है? आपका भला और सबकी भलाई। ये भी आप लोगों ने याद रखना। इसके चेयरमैन का नाम लिख लीजिए पहले। चेयरमैन का नाम जो है वो है अनूप कुमार सिन्हा। क्या नाम है? अनूप कुमार सिन्हा। ठीक है, और इसके एमडी व सीईओ का नाम लिख लीजिए। एमडी व सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। CS घोष बोलते हैं ना, CS घोष। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर घोष इसके क्या है? चेयरमैन है। इसका नाम क्या है? बंधन बैंक। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी चल रहा था 2019 लास्ट के अंदर। क्यों चल रहा था? इसका रीज़न ये था कि इस बैंक ने क्या किया था कि RBI की गाइडलाइन को कंप्लीट नहीं किया था, और उसको ध्यान में रखते हुए क्या है कि RBI ने इसके ऊपर बाउंडेशन लगा दिया था। बाउंडेशन किस चीज़ का? कि आपको जब तक, यानी कि इसके क्या हुआ था कि इसका कुछ फंड होता है प्रमोटर का 40% रखना होता है, तो वो इसने नहीं रखा था। उसकी वजह से RBI ने इस पर बाउंडेशन लगा दिया कि जब तक ये 40% यानी प्रमोटर का फंड कंप्लीट नहीं होता तब तक आप क्या है कोई भी ब्रांच जो है वो ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि की पॉइंट क्या है, गाइडलाइन क्या है इसकी। अगर कोई बैंक की अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा जो है वो दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना आप लोगों ने। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, एक वर्ड आया यूनिवर्सल। ध्यान दीजिए, इसके अंदर कुछ चेंजेस की गई थी। मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब होता है कि सन 2016 के अंदर RBI ने क्या किया था कि गाइडलाइन की जो ये गाइडलाइन है वो चेंज की थी। उससे पहले 2013 के अंदर चेंज की थी, और 2013 के बाद 2016 के अंदर चेंज कर दी। और अगर हम देखें तो इसके अंदर जो कमेटी है, यानी कि चेंजेस के लिए जो कमेटी बनाई गई है गाइडलाइन को, ठीक है, एक तो नाम है नरसिम्हन कमेटी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरी का नाम है रघुराम जी राजन, है नी, रघुराम जी राजन, जो RBI के क्या रहे हुए हैं अपने ये गवर्नर भी रहे हुए हैं। रघुराम राजन कमेटी जो है, ये दो कमेटी है जो इसके अंदर चेंजेस करती होती है। अब क्या है, वो आर एलिजिबल फॉर यूनिवर्सल बैंक, यानी कि कोई बैंक अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए क्या कौन एलिजिबल है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे अपने पास देखो, ठीक है, कि एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल एंटिटीज and group with 10 years of experience in banking and finance will be eligible for promoters to set up universal bank। यानी कि प्राइवेट बैंक की स्थापना करने के लिए कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको? 10 साल का होना चाहिए। होना किसका चाहिए? बैंकिंग सेक्टर का या फिर फाइनेंस का होना चाहिए। अब देखो NBFC जो है, जैसे एग्जिस्टिंग NBFC है तो वो क्या है, आ सकती है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे अपने पास दिया गया है एग्जिस्टिंग NBFC, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल एरिया बैंक कैन ऑल्सो, जो उनके पास ऑप्शन रहता है कि कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को किसमें? न्यू प्राइवेट बैंक के अंदर। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहती है? तो 500 करोड़ रुपए, आपने इतना याद रखना है। मिनिमम कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है यूनिवर्सल बैंक के लिए कितनी? 500 करोड़ रुपए जो है, यानी कि उनके लिए रिक्वायरमेंट रहती है 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, द गाइडलाइन क्लियरली स्टेट दैट द प्रमोटर्स शुड होल्ड 40% पेड अप कैपिटल फॉर 5 ईयर। अब क्या हुआ था, बंधन बैंक के साथ यही हुआ था। 2015 को उसको क्या दिया गया था?
2015 को लाइसेंस दिया गया था और उसने क्या है 5 साल से पहले ही 40% जो हिस्सा था उसको यानी कि उसको कम कर दिया था। और आरबीआई को इसको पता चल गया तो आरबीआई ने क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि जब तक आपका ये 40% कंप्लीट नहीं होता तो आप कोई भी ब्रांच जो है वो ओपन नहीं कर पाओगे। ये कौन से बैंक के साथ हुआ था, तो बंधन बैंक के साथ हुआ था 2019 के अंदर। ये आप लोगों ने दिसंबर में याद रखना है। ठीक है, फॉरेन शेयर होल्डर जो है वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है एफडीआई जो है 8% की बात करें तो 74% एफडीआई जो है वो इसके अंदर वैलिड है, वो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई बाहर की कंपनी आके इंडिया के अंदर यानी कि क्या है इन्वेस्ट करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। बाकी एफडीआई मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एफआईआई, एफडीआई, एफपीआई क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। Those individual promoters entities which hold other group of cell bank only non-operator financial, यानी कि क्या इसका promoters जो है इनिशियल पेडअप जो है वो कितनी देता है, तो ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी यानी कि NOFSC, फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरत है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो 51%। द शेयर ऑफ द बैंक्स शुड गेट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान दीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसके अपने शेयर जो है विदिन 6 ईयर उसको क्या करने पड़ते हैं, उसको यानी कि इसमें लिस्टेड करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे जैसे अपने पास दिया गया है कि बैंक को 25% ब्रांचेज जो है कहाँ ओपन करनी होती है, तो रूरल एरिया के अंदर, और वो भी कौन से रूरल एरिया में, जहाँ पर यानी कि कोई भी ब्रांच जो है वो नहीं है उस जगह यानी कि उनको ओपन करना पड़ता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 25% ब्रांचेज। ठीक, अगर हम बात करें तो ये देखो अपने पास जो मैंने आपको पहले लाइन बताई थी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी कि उनको फाइनल अप्रूवल देने से पहले आरबीआई उनको क्या करता है 18 महीने का यानी कि क्या है ग्रांटिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है, जिसके अनुसार क्या करना होता है उनको यानी कि क्या है 18 महीने के अंदर उसकी अगर वो कंप्लीट करता है गाइडलाइन तो ठीक है, अन्यथा उसका ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं, उसको बंद भी हो सकता है या फिर उसका लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाता है। यहाँ पर दिया गया द एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सल बैंक विल बी एवेलेटेड बाय स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, यानी कि इसके द्वारा इसको कंपैरिजन किया जाता है, इसके साथ साथ में इनके द्वारा देखा जाता है। ये चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो क्या करता है। हाँ, आज भी अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने का श्रेय जो जाता है वो नरसिम्हन कमेटी को ही जाता है, आप लोगों ने याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस कौन सी कमेटी द्वारा यानी कि क्या है दिया जाता है या फिर रिकमेंड किया जाता है, तो नरसिम्हन कमेटी आप लोगों ने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। सारा प्राइवेट बैंकों का शेड्यूल जो है मैंने बताया। आज के टाइम में बात करूं तो इंडिया के अंदर 22 प्राइवेट बैंक है। इस समय कितने बैंक है, 22 प्राइवेट बैंक है। ठीक है, 22 प्राइवेट बैंकों में बात करें तो अभी रिसेंटली जो है एक बैंक जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। ठीक है, वो मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा, ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बैंक लाइसेंस दिया गया था, ठीक है, ओल्ड थे। ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूं 22, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक बैंक है जिसका नाम है आईडीबीआई। कौन सा बैंक, आईडीबीआई। इसको बोल रहे हैं कि ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अगर ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि फाइनल अभी अप्रूवल इसका दिया नहीं गया है। वैसे अगर हम बात करें क्योंकि पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर बैंक था, पब्लिक सेक्टर बैंक था, लेकिन अभी क्या है इसके अंदर जो 49% शेयर है वो किसके आ चुके हैं, तो ये आ चुके हैं आपके किसके, एलआईसी के। अब एलआईसी के शेयर आ गए हैं तो कह रहे हैं कि ये बैंक जो है वो किस में आ गया है, ये बैंक आ गया प्राइवेट में। तो टोटल कितने हो गए हैं, 22। 21 प्राइवेट सेक्टर पहले बैंक थे। ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या है बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 21 कौन कौन से हैं तो वो एक बार आप सुन लीजिए, सिर्फ आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी गाइडलाइन वगैरह जो है वो मैं आपको क्या है बाद में सारी की सारी समझाऊंगा। गाइडलाइन का मतलब कि कौन कौन से बैंक हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्सिस बैंक। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो बंधन बैंक। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें सीएसबी बैंक है। ठीक है, सीएसबी बैंक। ठीक है, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, ये केरला का बैंक है। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक है, सिटी यूनियन, ये तमिलनाडु का बैंक है, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, उसके बाद में डीसीबी बैंक है, डीसीबी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो धनलक्ष्मी बैंक है। ठीक है, धनलक्ष्मी, ये भी केरला का है।
आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो फेडरल बैंक है, ठीक है, ये भी केरला का है, यानी कि वहाँ हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो HDFC बैंक मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, HDFC, ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सुनते जाना, ठीक। उसके बाद में बात करें HDFC के बाद में तो ICICI बैंक, ICICI, ठीक है, ICICI, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, इंडसइंड, ठीक। उसके बाद में बात करें तो IDFC बैंक, ठीक। उसके बाद में बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक। उसके बाद में बात करें कर्नाटका बैंक, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक। उसके बाद में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा। उसके बाद में बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। उसके बाद में बात करें तो RBL, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक। उसके बाद में बात करें तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है, TMB, ठीक बोलते हैं इसको। और उसके बाद में बात करें तो एक आपने सुना होगा अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था येस बैंक, और एक है आपका IDBI, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 22 हो गए। येस बैंक की न्यूज़ में क्यों चल रहा था, क्योंकि येस बैंक जो है ये यानी कि बंद हो गया था, लोगों के पैसे डूबने शुरू हो गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके अंदर SBI ने अपना यानी कि 49% हिस्सा डाल दिया है, तो SBI के अंडर में ये बैंक अब आने लगा है, लेकिन है ये कौन सा, प्राइवेट बैंक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए, होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं RRB रीजनल रूरल बैंक की, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होप सो आपको ये जो मेरा आज का सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। आपको मजा आ रहा है अगर बैंकिंग पढ़ने में तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट जो है वही मुझे इनकरेज करते हैं, वही मुझे आगे बढ़ने की क्षमता है या फिर जो मेरे अंदर जोश है वो पैदा करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ थोड़ी सी क्या है मेरे साथ बताइए। तो आज का सेशन होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।